Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोथा। मित्रों, सामाजिक का मॉडल पेपर 1 आज आपके लिए लेकर आया हूं रीड भर्ती को देखते हुए कि जिस प्रकार से आपके रीड भर्ती का पता चला है कि विज्ञप्ति के जस्ट आपके फरवरी में ही आपके एग्ज़ाम है साथियों। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये टेस्ट सीरीज आरंभ की है। मित्रों, बिल्कुल आरबीएससी और एनसीईआरटी के बहुत ही शानदार प्रश्न व्याख्यात्मक तरीके से देखने को आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। चलिए इन 30 प्रश्नों को अच्छी तरह से देखेंगे। कमेंट करके जाए लेवल 2 वालों के लिए ये टेस्ट है, और ज़रूर बताएं साथियों लेवल 1 वालों के लिए पर्यावरण का टेस्ट मैं कुछ ही समय बाद अपलोड कर दूंगा मित्रों। तो बिल्कुल आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें लेवल 1 वालों। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी समय के। आपका प्रथम प्रश्न आता है साथियों, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? मध्य केंद्र, मूल केंद्र, उत्केंद्र और अंतः केंद्र। तो साथियों प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जब भूकंप आता है तो उसके केंद्र के ठीक ऊपर का जो बिंदु होता है पृथ्वी की सतह पर, उसको क्या कहा जाता है साथियों? राइट आंसर बताना है प्रश्न नंबर 1 में। मित्रों, उसको कहा जाता है उत्केंद्र। किस नाम से जाना जाता है? उसको उत्केंद्र के नाम से जाना जाता है। साथियों देखिए, इस उत्केंद्र को भूकंप केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको? भूकंप केंद्र के नाम से भी इसको जाना जाता है साथियों। देखिए, जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। और देखिए, भूकंप के दौरान कई प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है साथियों। उनको 3 भागों में विभाजित किया है। आपका यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे साथियों। आपका सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद बल देता है, किस पर बल देता है भारतीय संघवाद? शक्तियों के वितरण पर, राज्यों की शक्ति पर, राष्ट्र की एकता पर और राष्ट्रीयताओं के साथ समझौतों पर। तो भारतीय संघवाद बल देता है, किस पर बल देता है साथियों? राइट आंसर बताना है आपको। मित्रों, इसका राइट आंसर है भारतीय संघवाद राष्ट्र की एकता पर बल देता है। किस पर बल देता है? राष्ट्र की एकता पर। कि जो राष्ट्रीय एकता है इसको बनाए रखने के लिए शक्तिशाली केंद्र जो होता है वही भारतीय संघवाद के नाम से जाना जाता है साथियों। आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, निम्न में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य सन्निहित किए गए हैं? बलवंत राय मेहता समिति, आयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति और ठक्कर समिति। तो साथियों राइट आंसर बताना है प्रश्न नंबर 3 में कि किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों पर ही भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य सन्निहित या सम्मिलित किए हैं। अतः यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों। मित्रों, जो मूल कर्तव्य है इन मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1976 में शामिल किया गया था। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। किसकी संस्तुतियों पर हुआ था? ये स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों पर। अतः आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है साथियों प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, कब किया गया? देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया है साथियों? प्रश्न नंबर आपके 4 में आपको राइट आंसर बताना है। मित्रों, इसका राइट आंसर भी तीसरा ही विकल्प है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो यहां पर आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। आपके 5वां क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी मीर सैयद अली को, अब्दुल समद को, उस्ताद मंसूर को और अब्दुल हसन को। तो मित्रों प्रश्न नंबर 5 में आपको सही आंसर बताना है कि जहांगीर के शासनकाल में नादिर उल अस्त्र की उपाधि किसे दी गई थी। देखिए मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर भी तीसरा ही विकल्प सही है, उस्ताद मंसूर को। उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र की उपाधि जहांगीर के शासनकाल में दी गई थी। ये बहुत ही अच्छे चित्रकार थे साथियों,
बहुत ही अच्छे चित्रकार थे और जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला भी बड़ी विकसित थी, इसलिए इनको उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त की उपाधि दी गई थी। तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 5 में। अगला आप प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। छठा प्रश्न आपके आता है साथियों, निम्न में से कौन सा एक उपाय अकबर द्वारा 1563 ईस्वी में कार्यान्वित किया गया था? तीर्थकर से छूट, मजहर जारी करना, विद्रोही ग्रामीणों की पत्नियों तथा बच्चों को दास बनाने पर रोक और इबादत खाना का निर्माण। तो साथियों 1563 ईस्वी में अकबर ने कौन सा कार्य क्रियान्वित किया था? राइट आंसर बताना है साथियों प्रश्न नंबर 6 में। देखिए इसका जो राइट आंसर है साथियों प्रश्न नंबर 6 में वो है प्रथम विकल्प। अकबर ने सन 1563 में तीर्थकर से जो छूट है, तीर्थ जाने पर जो कर लिया जाता था उसमें छूट प्रदान की थी, इसलिए आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही है साथियों। देखिए जो तीर्थ यात्री थे वो तीर्थ पर जब जाते थे तीर्थ स्थानों पर, तो उनसे जो कर लिया जाना था वो वसूली बंद कर दी थी, और 1563 की ये बात है साथियों, इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही है साथियों। जबकि बात करें इबादत खाना का निर्माण, तो ये अकबर ने सन 1575 में निर्मित किया था। ठीक है, याद रखना है इसको भी आपको साथियों। मजहर जारी करने की बात करें तो ये अकबर ने सन 1579 में मजहर जारी किया था। मजहर नामक एक दस्तावेज है, तो यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 6 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 7। आपके 7वां प्रश्न है, स्कंदगुप्त को उत्तर पश्चिम सीमा पर किससे लंबे युद्ध करने पड़े? यवनों से, यूनानियों से, हूणों से और शकों से। साथियों प्रश्न नंबर 7 में राइट आंसर आपको बताना है कि स्कंदगुप्त को उत्तर पश्चिम सीमा पर लंबे युद्ध किससे लड़ने पड़े थे। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा तीसरा विकल्प, हूणों से। उस टाइम पे जो हूण थे वो ही सबसे अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए सबसे ज़्यादा लंबे समय तक युद्ध भी हूणों से ही करना पड़ा स्कंदगुप्त को, इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 7 में साथियों। अगला प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। आपके 8वां क्वेश्चन है, गुप्त काल में व्यापारियों का प्रमुख कहलाता था, ये थोड़ा मिसटाइप है, व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था गुप्त काल में? कुलिक, समाहर्ता, श्रेष्ठी और सार्थवाह। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इन प्रश्नों को याद रखना है आपको, और याद नहीं है तो इनको आप लिख सकते हो। साथियों गुप्त काल में व्यापारियों को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है इनको सार्थवाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सार्थवाह कहा जाता था। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे साथियों। 9वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय है राखालदास बनर्जी, DR बनर्जी, MS वत्स, दयाराम साहनी। तो सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? राइट आंसर बताइए मित्रों। राइट आंसर है सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। इन्होंने सन 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज की थी, इसलिए चौथा विकल्प सही है साथियों। मित्रों देखिए जो सिंधु सभ्यता है, इस सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी, इसलिए इस सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं मित्रों। अशोक के शिलालेख 13 में उल्लेख है धर्म महामात्रों की नियुक्ति संबंधी जानकारी का, अशोक के हृदय परिवर्तन की घटना का, अशोक द्वारा की गई तीर्थ यात्राओं का और धर्म की व्याख्या का। तो देखिए अशोक का जो 13वां शिलालेख था इसमें किसकी व्याख्या है? राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 10 में। मित्रों 10वें क्वेश्चन में आपका दूसरा विकल्प सही है। अशोक के हृदय परिवर्तन की जो घटना थी उसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। देखिए अशोक के शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल 269 से 236 ईस्वी पूर्व के मध्य का माना जाता है। 269 से 236 ईस्वी पूर्व का, यहाँ पर आपका सेकंड विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। आपके 11वां क्वेश्चन आता है, मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता मापी से, आर्द्रता मापी से, साइक्रोमीटर से और वृद्धि मापी से। तो मृदा की लवणता किससे मापी जाती है? राइट आंसर बताइए साथियों। यहां पर प्रश्न नंबर 11 में आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा चालकता मापी से मृदा की लवणता मापी जाती है, इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 11 में। देखिए मित्रों
मृदा की लवणता की मात्रा का पता लगाने के लिए चालकता मापी का प्रयोग किया जाता है। और ये जो साइक्रोमीटर है ये एक प्रकार का आर्द्रता मापी है। क्या है ये? एक प्रकार का आर्द्रता मापी, इसलिए ये सही नहीं रहेगा, ओनली प्रथम विकल्प ही यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, आपके 12वां क्वेश्चन आता है साथियों। देखते हैं 12वें प्रश्न को। विभ्रंश घाटी बनती है, बताइए राइट आंसर। विकल्प है दो एंटीक्लाइंज के बीच, दो भ्रंशों के बीच, अभिन्नत द्रोणिका कटाव और ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण। विभ्रंश घाटी कैसे बनती है, किसके कारण बनती है? राइट आंसर बताना है मित्रों। विभ्रंश घाटी बनती है दो भ्रंशों के बीच में। देखिए विभ्रंश या रिप्ट घाटी इसको कहा जाता है। विभ्रंश घाटी भी कह सकते हो, इसको आप रिप्ट घाटी भी कह सकते हो। इसका निर्माण भ्रंशन के परिणाम स्वरूप होता है। किसके परिणाम स्वरूप होता है? भ्रंशन के परिणाम स्वरूप। और ये लंबी आकृति वाली घाटियां होती है साथियों, जिनमें अक्सर झीलें निर्मित हो जाती है। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। 13वां क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ज्वालामुखी, चक्रवात, समुद्री सतह पर भूकंप और चंद्रमा का आकर्षण। सुनामी का मुख्य कारण बताना है प्रश्न नंबर 13 में। मित्रों सुनामी का मुख्य कारण है समुद्री सतह पर भूकंप आना। इसके कारण ही क्या होता है? सुनामी आती है। अतः यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा। देखिए जो सुनामी है वो तरंगों की श्रृंखला होती है। और ये क्यों आती है? क्योंकि जो समुद्री जो सतह है वहाँ पर भूकंप होता है या ज्वालामुखी वगैरह कुछ होता है, इसके कारण ही सुनामी आती है। अतः आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 13 में। अगला प्रश्न नंबर 14 देखेंगे साथियों। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? शोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में और बहिर्मंडल में। साथियों ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर है प्रश्न नंबर 14 में तीसरा विकल्प, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। देखिए ओजोन परत पृथ्वी का जो धरातल है यहाँ से लेकर 20 से 30 किलोमीटर, धरातल से के ऊपर से 20 से 30 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वहाँ पर जो समताप मंडल होता है इसके निचले भाग में ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन गैस का आवरण पाया जाता है। अतः आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 देखेंगे साथियों। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? मानसून वन, सुंदर वन, सदाबहार वन और गुल्म वनस्पति। तो गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं? राइट आंसर बताइए 15वें प्रश्न में। साथियों गंगा डेल्टा के जो मैंग्रोव वन हैं उनको सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। मित्रों ये जो सुंदर वन है ये भारत और जो बांग्लादेश है इसके बीच में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा भी है, ये भी आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन, जो कि भारत और बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं उनके बीच में स्थित है। देखिए यहाँ पर ये जो सुंदरवन है इनको यहाँ पर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो आपको ये भी याद रखना है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए संरक्षण के लिए ये सुंदरवन प्रसिद्ध है। आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। 16वां प्रश्न है मित्रों, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा भारत का जैव मंडल नीचे है? नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन और मन्नार की खाड़ी। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल नीचे आपसे पूछा है, जैव मंडल नीचे आपको बताना है साथियों सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा जैव मंडल नीचे है मन्नार की खाड़ी, चौथा विकल्प सही है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 10,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। और यदि हम बात करें सुंदरवन की तो सुंदरवन का कुल क्षेत्रफल है 9,630 वर्ग किलोमीटर। और बात करें हम नंदा देवी की तो इसका क्षेत्रफल है 6,497 वर्ग किलोमीटर। और नीलगिरी की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 5,520 वर्ग किलोमीटर। साथियों इसलिए चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 देखेंगे मित्रों। 17वां क्वेश्चन है, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर बताइए, कहां पर स्थित है पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र? साथियों पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र आपके मध्य प्रदेश में स्थित है।
और इसकी स्थापना सन 1999 में की गई है। कब की गई है? 1999 में इसकी स्थापना की गई है। इसके संबंध में आपको एक और बात याद रखनी है पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र के संबंध में कि यूनेस्को ने सन 2009 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी नामित किया है। सन 2009 में पंचमढ़ी जीव संरक्षण जो क्षेत्र है उसको। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 देखेंगे साथियों। आपके 18वां क्वेश्चन है, फ्लैनल बोर्ड का उपयोग सहायक सामग्री के किस रूप में लिया जाता है? चित्रों को विस्तृत कर प्रदर्शित करने में, फिल्म स्ट्रिप को प्रदर्शित करने में, चित्रात्मक सामग्री को प्रदर्शित करने में और स्लाइड के प्रदर्शन में। तो फ्लैनल बोर्ड, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ साथियों। इसका प्रयोग करते हैं चित्रात्मक सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए। इसमें भी आपके तीसरा ही विकल्प सही रहेगा साथियों। देखिए जो फ्लैनल बोर्ड होता है उसके ऊपर चित्र अथवा रेखा चित्र जो होते हैं उनको चिपका भी सकते हो और ऑल पिन से भी उनको वहां पर सेट कर सकते हो। तो तीसरा विकल्प सही है प्रश्न 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। पाठ योजना के पंचपदीय प्रकार की पाठ योजना के मुख्य प्रस्तुतकर्ता कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट हुक, ब्लूम और जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। देखिए पाठ योजना की जो पंचपदीय प्रकार की पाठ योजना है इसके मुख्य जो प्रस्तुतकर्ता थे, आपके दिमाग में आ रहा होगा हर्बर्ट स्पेंसर करूं या जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट करूं। तो यहाँ पर आपको करना चाहिए जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, जिनका पूरा नाम है J.F. हर्बर्ट, जो कि हर्बर्ट की पंचपदी के जनक कहे जाते हैं। मित्रों ये जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट इनके गुरुजी थे और हर्बर्ट स्पेंसर इनके शिष्य थे, अतः मुख्य रूप से इनका ही नाम चलता है। इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ सही है प्रश्न नंबर 19 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 देखेंगे साथियों। 20वां क्वेश्चन है, किस नदी से राजस्थान नहर, जिनको इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं, को निकाला गया है? गंगा नदी से, सतलज नदी से, काशी नदी से और यमुना नदी से। साथियों 20वें क्वेश्चन में आपको सही आंसर देना है कि वो कौन सी नदी है जिससे राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके सतलज नदी से ही इस नहर को निकाला गया है। सेकंड विकल्प सही है साथियों। देखिए ये जो नहर है, जो राजस्थान नहर है या इंदिरा गांधी नहर है, ये राजस्थान नहर पंजाब में सतलज नदी पर स्थित एक बांध है, हरिके बैराज। क्या नाम है बांध का? हरिके बैराज बांध से निकली है और सिंचाई के लिए इसका निर्माण किया गया है। जो मित्रों राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है और इसका नाम क्या कर दिया गया है? इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया है। तो आपका दूसरा विकल्प यहाँ सही है प्रश्न नंबर 20 में। अगला प्रश्न नंबर 21 देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 21 है आपके, गदर दल की स्थापना कहाँ हुई थी? 4 विकल्प है, टोक्यो में, बर्लिन में, सैन फ्रांसिस्को में और वाशिंगटन में। तो साथियों राइट आंसर बताना है प्रश्न नंबर 21 में। देखिए गदर दल की स्थापना की यदि बात करें तो इसकी स्थापना सन 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी साथियों। आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 21 में। मित्रों प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। 22वां क्वेश्चन आपके आता है, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? मानसून जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं या मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं अथवा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं अथवा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर बताना है कि जो सदाबहार किस्म के जो वन हैं वो कहाँ पाए जाते हैं साथियों। आपको यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है साथियों। देखिए जो सदाबहार किस्म के जो वन हैं वो इनकी जो पत्तियां हैं वो चौड़ी पत्तियां होती है साथियों, जैसे रबड़ के, एबोनी के, बांस के, बेंत के, महोगनी के आदि ये जो वन हैं ये सदाबहार वन के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी पर इनके कुल भाग्य की बात करें तो कुल यहाँ ये 12% वन है साथियों। चौथा विकल्प आपका सही है। कुल वनों में सदाबहार वनों का प्रतिशत कितना है? 12%। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 22 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 देखेंगे मित्रों। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? लेटेराइट मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा और काली मृदा। धान का मतलब यहाँ पर चावल की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? चावल की। तो धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा की यदि बात करें तो वो है आपके जलोढ़ मृदा। तीसरा विकल्प सही रहेगा साथियों। देखिए जो नदियों का जो डेल्टा एवं बाढ़ क्षेत्र होता है
जो समुद्र तटीय मैदान है जिनमें पानी को रोक कर रखने की जो क्षमता होती है, वहाँ पर चावल की खेती जरूर होनी चाहिए। और ऐसे क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी। अतः आपका तीसरा विकल्प इसमें सही है प्रश्न नंबर 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 देखेंगे साथियों। आपके 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अर्थ विधि के प्राधिकार से है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और परमादेश। तो साथियों 24वें क्वेश्चन में आपको सही आंसर बताना है कि विधि के प्राधिकार का मतलब क्या होता है, किससे अर्थ लिया जाता है साथियों। तो विधि के प्राधिकार से अर्थ होता है अधिकार परीक्षा से। किससे होता है? अधिकार परीक्षा से। साथियों देखिए, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है और अनुच्छेद 226 है, इनमें भारतीय जो न्यायालय हैं इनके अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती है, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषणा है, अधिकार परीक्षा है। ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। इसलिए आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। विधि प्राधिकार का मतलब किससे लिया जाता है? अधिकार परीक्षा से। सेकंड विकल्प सही है प्रश्न नंबर 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता के नाम से जाना जाता है? एनी बिसेंट, गंगाबाई, सुब्बा लक्ष्मी और रमाबाई। तो समाज सुधारक, किस महिला समाज सुधारक को पंडिता के नाम से देखिए साथियों, यहाँ पर राइट आंसर है रमाबाई। ये आधुनिक महिला समाज सुधारक है साथियों। चौथा विकल्प सही रहेगा। सन 1909 में इन्होंने 1909 में पूना सेवा सदन की स्थापना देवधर के साथ मिलकर की थी। ये भी आपको याद रखना है कि पूना सेवा सदन की स्थापना किसने की? रमाबाई ने। किसके साथ मिलकर की साथियों? देवधर के साथ मिलकर। तो चौथा विकल्प आपका सही है इसमें। प्रश्न 26 देखेंगे साथियों। आपका 26वां क्वेश्चन आता है मित्रों। क्या है 26वां क्वेश्चन? मौर्य युग का चांदी का सिक्का था, कांकणी का, शतमान, पर्ण और मशक। तो साथियों मौर्य युग का चांदी का सिक्का कौन सा था? राइट आंसर बताना है इसका। मित्रों देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका तीसरा विकल्प। मौर्य युग का चांदी का सिक्का पर्ण था। क्या था? पर्ण। तीसरा विकल्प सही है। और साथ में पर्ण के साथ में एक और नाम आता है धरण। क्या आता है? धरण। ये भी मौर्य युग में चांदी का सिक्का हुआ करता था। तीसरा विकल्प सही है साथियों। अगर इसके वजन की बात करें तो इसका वजन होता है साथियों 320 रत्ती के बराबर इनका वजन होता था। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 26 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। आपके 27वां क्वेश्चन है, हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था निम्न में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है साथियों। आलमगीरपुर, लोथल, कालीबंगा और धोलावीरा। देखिए इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। राइट आंसर है धोलावीरा। धोलावीरा इतनी प्रसिद्ध जगह है साथियों, वहाँ से देखिए बहुत ही उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही रहेगा। देखना कभी धोलावीरा के नाम से गूगल पे आपको बहुत ही अच्छी जगह मिलेगी साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, उनका विवाह यौनारंभ से पूर्व हो जाता था और वे यज्ञ का अनुष्ठान करती थी। तो ऋग्वेद के अनुसार आपको बताना है कि स्त्रियों के विषय में कौन सी बात सही नहीं है। मित्रों इसका राइट आंसर है कि वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी। ये इसका स्त्रियों के विषय में सही नहीं है ऋग्वेद के अनुसार। दूसरा विकल्प आपका सही है। वो सभा की कार्यवाही में भी भाग लेती थी, वो यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी, लेकिन वो युद्धों में सक्रिय भाग नहीं लेती थी साथियों। इसलिए सेकंड विकल्प सही है 28 में। अगला प्रश्न नंबर 29 देखेंगे साथियों। 29वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृजातीय तत्व हड़प्पा स्थलों के कंकाल तंत्रों से नहीं मिलता है? निग्रो, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन और अल्पाइन। तो हड़प्पा जो सभ्यता है इसके स्थल से कौन सा निर्जातीय कंकाल तंत्र नहीं मिलता है? राइट आंसर है साथियों इसका निग्रो प्रकार का जो कंकाल तंत्र है वो हड़प्पा सभ्यता के निर्जातीय कंकाल तंत्रों से नहीं मिलता है। बाकी यहाँ से मंगोलियन, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय जैसे कंकाल तंत्र मिलते हैं। तो इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही है। और साथियों आज का अंतिम क्वेश्चन प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। जरूर कमेंट करके जाना कि प्रश्न आपको कैसे लगे और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए मित्रों। निम्न में से कौन सा एक द्वितलीय आग्नेय शेल का उदाहरण है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट,
डोलोमाइट और स्लेट। तो साथियों 30वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताना है आपको। प्रश्न नंबर 30 में इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक द्वितलीय आग्नेय का उदाहरण है। दूसरा विकल्प सही है साथियों। देखिए, जब मैग्मा सतह से नीचे ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर ले तो इसे वितलीय आग्नेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? वितलीय आग्नेय, जो कि ग्रेनाइट चट्टान इसी का उदाहरण है। तो इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 30 में। तो आज के ये 30 क्वेश्चन थे। जरूर बता कर जाएं क्वेश्चन आपको कैसे लगे और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ईवीएस का भी टेस्ट मैं बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूं, तो लेवल फर्स्ट वाले उस टेस्ट को जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूले साथियों, क्योंकि आपका लाइक शेयर हमें मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।